नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरोड़ा स्टेनो क्लासेस में। और आज की जो अपनी डिक्टेशन की गति रहेगी वो रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुभाष चंद्र बोस की नज़रों में दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती युग पुरुष थे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें दलितों का सन्यासी कहा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें नए भारत का नए नेता से संबोधित किया। अमेरिकी विद्वान वाल्टर हाउजर ने किसान आंदोलन पर अपने शोध कार्य में स्वामी सहजानंद की 2 पुस्तकों झारखंड के किसान और खेत मजदूर का उपयोग करते हुए किसान आंदोलन का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नायक माना। इतिहासकार विलियम पिंच ने अपने शोध ग्रंथ पेजेंट और मोक्ष में बताया है कि अपनी संत छवि के कारण स्वामी ग्रामीण क्षेत्रों में सहज स्वीकार्य किए गए और उनके क्रांतिकारी कार्यों का समर्थन किसान वर्ग ने किया, जिससे भारत की आज़ादी में निर्णायक बल मिला। निश्चित तौर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती आधुनिक भारत के इतिहास में प्रचंड सूर्य हैं। ये उस परंपरा से आते हैं जिसमें भारत के पास सेवा, वैराग्य और बलिदान को आत्मसात करने वाले ऋषियों, मुनियों व सन्यासियों की गौरवपूर्ण श्रृंखला रही है। आधुनिक भारत में इन्हीं 3 विशेषताओं के साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती सन्यासियों के आदर्श प्रतिनिधि हैं। इनकी गिनती उन मौलिक भारतीय विचारकों में है जिन्होंने सामान्य जन का जीवन जिया, जनसाधारण की समस्याओं को करीब से जाना और देश की आत्मा किसानों को सबल नेतृत्व प्रदान किया। उनके व्यक्तित्व में साहित्यकार, धर्माचार्य, लोकचिंतक और जननायक का अनोखा सम्मिश्रण हुआ। इसी विलक्षणता के मद्देनज़र विद्वानों ने स्वामी सहजानंद सरस्वती को अभिनव युग का प्रचंड सूर्य कहा। दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने विश्व के 5000 वर्षों के कृषक इतिहास में किसानों को पहली बार संगठित किया, उन्हें लड़ने का पाठ पढ़ाया, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार संगठित नेतृत्व प्रदान किया, स्वतंत्रता आंदोलन की धारा को भारत के फैशन प्रस्तों के शहरों से भारत का शरीर, उसके गांव और उसकी आत्मा किसानों की ओर मोड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों की हिस्सेदारी के बाद ही आंदोलन व्यापक हुआ। इन्होंने संन्यास धारण करने और शास्त्रों के गहन मनन और अध्ययन के बाद पहली बार विरोध धार्मिक व्यवस्था का ही किया। उन्होंने संस्कृत भाषा पर किसी एक जाति विशेष के अधिकार को चुनौती देकर सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। बावजूद इसके आधुनिक भारत का युग पुरुष और आधुनिक भारत का प्रचंड सूर्य घनघोर ऐतिहासिक अंधेरे में है। भारत के मध्य वर्ग के साथ किसानों को समेटने वाले इतिहासकारों ने इतिहास लेखन में मध्य वर्ग के संघर्ष को तरजीह तो दी है, मगर किसान आंदोलन और उसके नेता उपेक्षा का शिकार हुए हैं।
यह ऐतिहासिक अंधकार और घना तब प्रतीत होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास लेखन में उपेक्षित रहने वाले सहजानंद अपने मुख्य कार्यक्षेत्र बिहार के इतिहासकारों के बीच भी न्यायोचित व्यवहार नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर आज़ादी के बाद बिहार में 1957 एवं 1976 के बीच सरकारी स्तर पर 3 प्रतिष्ठित किताबें आईं। फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, बिहार एजेज और कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार, 2 खंड। इन तीनों किताबों के हजारों पृष्ठों में मात्र 6 पृष्ठों पर स्वामी सहजानंद की चर्चा है। वास्तव में इतिहासकारों ने स्वामी सहजानंद और किसान आंदोलन का समूल छिपाने व मिटाने का अपराध है। उनके विचार जो दर्जनों पुस्तकों के माध्यम से अभी हमारे बीच बहुत हद तक सुरक्षित रह पाया है, उसे संरक्षित करें। मसलन धर्म, परंपरा, जाति और कर्म की दृष्टि से उनके द्वारा रचित गीता हृदय और झूठ, भय, मिथ्या, अभिमान अत्यंत शोधपरक रचना है। 1400 पृष्ठों का कर्मकलाप कर्मकांड संबंधी रचना है। 1000 पृष्ठों की उनकी रचना गीता हृदय में इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन और ज्योतिष जैसे विषयों का दर्पण है। किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, महारुद्र का महातांडव, किसान आंदोलन क्यों और क्या, किसान के दोस्त और दुश्मन जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं में देश के किसानों की समस्या और निदान को उन्होंने बड़ी बारीकी से उकेरा है। धर्म और किसानों की समस्या को उकेरने के साथ ही राजनीति एवं राष्ट्रीयता से संबंधित उनकी 4 साहित्यिक कृति क्रांति और संयुक्त मोर्चा, जंग और राष्ट्रीय लड़ाई, अब क्या हो और शय, उस समय के समाज की समस्या और निदान से संबंधित है। उनकी रचनाओं को संरक्षित कर उन्हें वर्तमान और भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इतिहासकारों द्वारा स्वामी जी के प्रति नापाक कृत्यों का जवाब भी कुछ इसी तरह दिया जा सकता है। शौक़ बड़ी चीज़ है, बड़ा वही इंसान है जो अपने शौक़ के लिए जीता है। पेट तो मामूली इंसान भी भर ही लेते हैं, पूरा न सही अधूरा ही सही। सो जब से पुरी साहब ने खुद सेंट्रल विस्टा के बनने की प्रोग्रेस देखकर आइसक्रीम का मज़ा बढ़ जाने का भरोसा दिया है, दिल में ऐसी ठंडक पड़ी है कि पूछो ही मत। मोदी जी का सेंट्रल विस्टा वाकई कमाल है, एकदम में 2 in 1, शौक़ का शौक़ और आइसक्रीम में पैसा भी वसूल। पर मोदी जी अपने विरोधियों का क्या करें, ये न कभी समझे हैं और न समझेंगे। मोदी जी के शौक़ की बात, आइसक्रीम का जिक्र आते ही बस लठ लेकर 20,000 करोड़ की आइसक्रीम के पीछे पड़ जाएंगे। उसके ऊपर से यह तुर्रा और की महामारी में इन्हें आइसक्रीम की सूझ रही है। बस विरोधियों की यही बात हमें अच्छी नहीं लगती है, हर बात का विरोध। बताइए, आइसक्रीम जैसी हर दिल अजीज और मीठी चीज़ का भी विरोध, और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उसका मज़ा लेने के लिए 20,000 करोड़ का विस्टा बनाया जा रहा है। बाकी बादशाहों की तरह मोदी जी को इतिहास में
याद रखे जाने का हक है या नहीं? शाहजहाँ को दुनिया क्यों याद करती है? ताजमहल, अकबर, फतेहपुर सीकरी, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार, कुली कुतुब शाह चार मीनार। अपने मोदी जी किसी बादशाह से कम है कि? तब उनके ही महल से अटैच ऑफिस बनवाने पर इतनी घिस क्यों? और बेचारे को हर वक्त 20,000 करोड़ रुपए का ताना क्यों सुनाया जाता है? 20,000 करोड़ में क्या कोई आज ताजमहल बना सकता है? पहले वालों ने सिर्फ अपने शौक़ के लिए ऐसी इमारतें बनवा दी जो तब से अब तक किसी के काम नहीं आई हैं देखने के सिवा। अब मोदी जी बनवा रहे हैं तो क्यों का शोर है, और वह भी तब जबकि पूरी जी आइसक्रीम का मज़ा बढ़ जाने की गारंटी दे रहे हैं। पर यह बात समझ में नहीं आई कि पुरी साहब ने विद्वानों के लिए ही आइसक्रीम टेस्ट क्यों सुझाया? शहरी विकास मंत्री हैं, बाकी को क्या सिर्फ पीएम के शौक़ पर संतोष करना है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरोड़ा स्टेनो क्लासेस में। और ये जो अपनी आज की सेकंड डिक्टेशन है जिसकी गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देखो, यह बात तो सब मानते हैं कि महामारी ने पूरी दुनिया को कंगाल कर दिया। हाँ, सेठों की बात और है। सच्चाई यही है कि इस महामारी के दौरान दुनिया का हर बड़ा सेठ और ज़्यादा संपन्न तथा और ज़्यादा समृद्ध हुआ है, और हर गरीब और ज़्यादा गरीब तथा दरिद्र हो गया है। जी नहीं, यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, अफवाह नहीं है। यह बात किसी ईर्ष्या या दुर्भावना से नहीं कही जा रही है। मीडिया की खबरें और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। दुनिया के इन गरीबों की ही तरह अर्थव्यवस्थाएं भी गरीब हो गई, दरिद्र हो गई। पता नहीं वे सेठों की तरह संपन्न क्यों नहीं हो पाईं, जबकि अर्थव्यवस्थाओं का भी और सेठों का भी सरकारों से गहरा नाता होता है। सरकार से तो बस गरीबों का ही कोई नाता नहीं होता। एक वोट के देने के अलावा इन गरीबों तथा अर्थव्यवस्थाओं की तरह ही खुद सरकारें तक कंगाल होने को लेकर डरी बैठी हैं और जल कुकड़े हैं कि यह मांगकर उनकी कंगाली के इस आटे को और गीला करने पर आमादा हैं कि कोरोना से मरने वालों को मुआवजा दिया जाए। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर ऐसा हो गया तो भैया हम तो कंगाल हो जाएंगे। सरकार जब उदार होती है तो सचमुच बहुत उदार होती है। वैसे भी यह उदारीकरण का दौर है तो सरकारों को उदार होना भी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों वह हमेशा सेठों के लिए ही उदार होती है। गरीबों के लिए उदार होने से वह डरने लगती है। सरकार उदार होकर सेठों को सरकारी कंपनियां तो सस्ती में बेच देती है, पर उतनी ही उदार होकर वह गरीबों को रोटी सस्ते में नहीं देती। लेकिन जब आपका नेता किसी परियोजना का, एक्सप्रेसवे का, मेट्रो का या हवाई अड्डे आदि का उद्घाटन करने आता है तो वह यही घोषणा
करता है कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पैसे की कोई कमी न होने देने की घोषणा इतनी की जाती है कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि सरकार के खजाने तो भरे हुए हैं, लेकिन वे इतने भी भरे नहीं होते और गरीबों की एक मांग पर सरकार के कंगाल होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर कोई यह कह दे कि सरकारी गोदामों में सड़ रहा अनाज गरीबों में फ्री बांट दो तो सरकार के कंगाल होने का खतरा पैदा हो जाता है। किसानों को फ्री बिजली देने की मांग हो जाए तो सरकार के कंगाल होने का खतरा पैदा हो जाता है। किसानों को सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग हो जाए तो सरकार के कंगाल होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसी तरह जब कोरोना से मरने वालों के लिए मुआवजा देने की बात आई तो सरकार के कंगाल होने का खतरा पैदा हो गया, जबकि सेठों का कर्जा माफ़ कर वह कभी कंगाल नहीं होती। कमाल है नहीं। तब मेरी बेटी अनुभूति 3 साल की थी। आजकल तो अधिकतर अभिभावक अपने बच्चे को किसी टैलेंट कोचिंग सेंटर के हवाले करके किसी न किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनाने की जुगत में रहते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। बच्चियों में सजने धजने का शौक़ और नृत्य प्रतिभा नैसर्गिक होती है। बेटी में भी थी और वह तो सर्दी के मौसम में भी पसंद का गीत सुनकर अपना हाथ रजाई से बाहर निकालकर घुमाने लगती थी। लेकिन जब उससे पूछो कि बड़े होकर क्या बनोगी तो अपने तुतलाते लहजे में बोलती, मैं तो पुलिस में जाऊंगी। धीरे धीरे उसकी समझ और विकसित हुई तो वह काफ़ी चुस्त और अनुशासित होने लगी। स्कूल जाने के लिए सुबह उठती तो अपने मस्त मौला अंदाज में कसरत करती। कई बार तो लगता कि मानो वह पुलिस में भर्ती होने के लिए ही पैदा हुई है। उसकी मम्मी एक स्कूल में नौकरी करती थीं। कभी देर से घर पहुंचती तो अनुभूति 3 व्हीलर से पहले घर आकर अकेले ही लेफ़्ट राइट करती। हमारे परिवार में से कभी कोई पुलिस की नौकरी में नहीं रहा। 5.5 साल की होते होते उसने पुलिस में जाने के इरादे साफ कर दिए थे। परिवार के दूसरे सदस्यों पर नियंत्रण रखती। कोई झूठ बोलता तो उसे हफ्तों तक याद रहता। स्कूल में कोई बच्चा शरारत करता तो उसे डांट देती। उसके इस अंदाज से प्रभावित होकर हमारे पारिवारिक मित्रों ने उसे इंस्पेक्टर साहिबा कहना शुरू कर दिया था। अपनी उम्र के लिहाज से उसने अखबार पढ़ना सीख लिया था। दूरदर्शन की खबरें भी उसे समझ में आती थीं। टीवी सीरियल और फिल्मों में पुलिस द्वारा लोगों की पिटाई और कई फिल्मों में दूसरे चरित्रों द्वारा पुलिस कर्मियों की पिटाई भी देखी। इन चीज़ों से उसने पुलिस के बारे में और जाना। एक फिल्म में उसने देखा कि कुछ गुंडे महिला पुलिस अफसर को परेशान कर रहे थे। यह सीन उसके
बालमन पर गहरा असर कर गया। फिर एक दिन हम सभी घर पर मूवी देख रहे थे। उस मूवी में खलनायक ने महिला पुलिस अफसर की खूब पिटाई की, फिर उसका मर्डर कर दिया। उस दिन वह बोली, मैं पुलिस में नहीं जाऊंगी। बाप रे, वहाँ तो बहुत खतरा है। उस फिल्म के बाद उसका बाल स्वपन पुलिस की अनुशासित पकड़ से छिटक गया। इधर देश की 2 भाग्यवान सुंदरियों ने खूबसूरती के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़े खिताब जीत लिए थे। पूरा देश मानो उनका दीवाना हो गया था और हर लड़की सुंदर दिखना चाहती थी। उसके बाद तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में फैशन को लेकर काफ़ी कुछ आने लगा। टीवी पर भी फैशन शो और इससे जुड़े कार्यक्रम आने लगे। एक दिन अनुभूति शीशे के सामने खड़ी थी। अपनी स्कर्ट को आराम से हिलाते हुए मुस्कुरा रही थी। मैं उसे देख रहा था। वह मेरे पास आई और आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए नया फैसला सुनाया, पापा, मैं तो फैशन शो में जाऊंगी। मुझे उसकी आंखों में आ चुके सांस्कृतिक बदलाव की गहरी छाप साफ दिख रही थी। उस मासूम को यह पता नहीं था कि बड़े होकर उसके लिए कौन सी राह सबसे कम रपटीली होगी। इन दिनों बच्चों में यह मनोभाव और भी तेज़ी से बदलता है, क्योंकि तब तो एक दूरदर्शन था, मगर अब सैकड़ों चैनल हैं। शायद यही वजह है कि हमारे बच्चे इन दिनों जल्दी कोई एक रास्ता नहीं तय कर पाते। वे लगातार बदलाव के दौर से ही गुजरते रहते हैं। स्टॉप। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरोड़ा स्टेनो क्लासेस में। और ये जो अपनी आज की तीसरी डिक्टेशन है, जिसकी गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बात निकली है तो अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगी। दिल्ली व दिल की दूरी अवश्य कम होगी। जम्मू कश्मीर में जमी सियासी बर्फ़ पिघलनी ही चाहिए। अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटने के बाद केंद्र सरकार के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की पहली बैठक के कई सकारात्मक संदेश हैं। इस बैठक में शामिल 8 दलों के 14 नेताओं में से किसी ने भी सीधे तौर पर 370 की बात नहीं की। गुपकार अलायंस के मुख्य एजेंडे में रहे अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर गुपकार के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल के साथ राष्ट्रीय राजधानी में करीब 3 घंटे की बैठक में सहयोगी पोचर दिखाए। बैठक के बाद कश्मीरी नेताओं के बयान भी तल्ख नहीं थे। ऐसा इसलिए हो सकता है कि अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने का विषय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। शायद अब कोर्ट में ही कोई फैसला हो। इस बैठक से एक बात साफ हुई है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव होंगे। परिसीमन का कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए। परिसीमन में आ रही दिक्कतों को दूर करने
के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों व उनके नेताओं को सहयोग करने को कहा है। उन्हें सहयोग करना चाहिए। इस बैठक से यह भी संदेश निकला है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा फिर से दे दिया जाएगा। संभवतः विधानसभा चुनाव से पहले ही पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। जम्मू कश्मीर अभी विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश है। 370 हटने के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से दिल्ली व श्रीनगर की दूरी कम करने में मदद मिलेगी व कश्मीरी नेताओं में विश्वास जगेगा। अभी उनमें केंद्र सरकार के प्रति विश्वास की कमी है। इस तरह के कदमों से जम्मू कश्मीर के लोगों का घाव भरने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार 370 की मांग को कमज़ोर करने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 371 जैसे स्पेशल स्टेटस देने पर विचार कर सकती है। अभी हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मिजोरम समेत 11 राज्यों में अलग अलग प्रावधानों के साथ यह स्टेटस है। इससे 370 की मांग कमज़ोर पड़ेगी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने मांग की है कि ज़मीन की गारंटी व रोजगार की सुविधा राज्य के पास रहे। हालांकि ग्लोबल दौर में ऐसी मांग राज्य के विकास के साथ ही बेमानी है। इस बैठक में शामिल कुछ एक नेताओं की संपत्ति देश के दूसरे भाग व विदेशों में है, इसलिए उनके कश्मीर के लिए ऐसी मांग करने का कोई औचित्य नहीं है। इस बैठक में हुर्रियत नेताओं को नहीं बुलाकर सरकार ने 2 संदेश दिए हैं। पहला, सरकार ने अलगाववादी, पाक-परस्त व स्वतंत्र कश्मीर के विचारों वाली ताकतों को खारिज कर दिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार इस बात को समझ नहीं पाई थी कि भारत सरकार के प्रति विरोधी मानसिकता वालों से वार्ता करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, सरकार कश्मीर को लेकर मूव फॉरवर्ड की सोच से आगे बढ़ रही है। यह बहुत ज़रूरी भी है। जम्मू कश्मीर को लेकर लकीर का फ़कीर बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में विलय से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अलगाववादियों व पाकिस्तान की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने हमेशा कश्मीर व भारत की राह में कांटे ही बोए हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार को कश्मीरियत, कश्मीरियों की भावनाओं और जमहूरियत का ख्याल रखना चाहिए। सरकार वार्ता के जरिए उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है। उम्मीद है लोकतांत्रिक विश्वास के फूल जल्द खिलेंगे। फूंक फूंक कर कदम रखने के बाद भी कदमों को पीछे करना कदमों की तौहीन है। जिसके कदम में दम है उसका क्या? कदम का ही दम निकल जाए तो कदम बढ़ाने वाले दोष क्या? ज़रूरी ही नहीं कि हर कदम ठोस हो, जो टस से मस ही न हो। कड़े और ठोस कदम कभी आगे पीछे नहीं होते, इसलिए कड़े कदम उठाने की रिस्क विरले लोग ही उठाते हैं। आगे कुआं और पीछे खाई हो तो कदम सहम जाते हैं। दोनों हाथों में लड्डू हो तो कदम लचर हो जाते हैं। ये तो अच्छा है कि हमारे कदमों में ट्यूबलेस टायर ईश्वर की देन है, नहीं तो उनके कदमों की हवा तो
रोज़ निकलती है, वैसे ही हमारी भी निकलती रहती। हमारे कदम मॉर्निंग वॉक लायक भी नहीं रहते। जहाँ कदमों और मुकदमों की भरमार हो, वहाँ कदम ठहर जाते या बहक जाते हैं। बढ़ते कदम कदम चूमना की ओर अग्रसर हो जाते हैं। खर्राटे लेने वालों की नींद उड़ा देती है कुछ कदमों की आहट। अब प्रश्न ये उठता है कि कदम किसके इशारे से चलते हैं। मन की शक्ति कदमों को आगे और भय पीछे हटाता है। सीधे सरल कदम मंजिल तक आसानी से पहुंचते हैं। शराबी के कदम लड़खड़ाते हैं, उसे गटर में धकेल देते हैं। कदमों के प्रति ईमानदारी कदमों को थकने नहीं देती है। चौपाए और दो पाए के कदमों का उद्देश्य अलग अलग होता है, स्वार्थ अपना अपना। चौपाए के कदम जब दौड़ लगाते हैं तो हमला और बचाव दोनों समाहित होता है। दो पाए के कदमों की दौड़ सिर्फ होड़ के लिए होती है। कुछ तो सिर्फ दुबला बने रहने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। राजनीति में अपने कदमों की अपनी अपनी व्याख्या दी जाती है, चाहे वे उलट पलट दिखें। इनके कदम कभी थकते भी नहीं हैं और मंजिल पर भी पहुंचते नहीं हैं। मुक्तिबोध के शब्दों में मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए। इसी तरह कदम कदम पर मुँह बाए खड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए समय समय पर कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। एक साथ उठाए गए कदमों की ताल में वे बेताल हो जाते हैं। बेताल कितना उलझाता है, विक्रम को चक्रम बना देता है, तो जन सामान्य का क्या, वह पहले ही उलझा हुआ है। कदमों की ताल के शोर जनहित के मुद्दे यूं ही दब जाते हैं। किस्म किस्म के कदम हैं, जैसे कड़े कदम, बड़े कदम, तेज कदम, भारी कदम, ठोस कदम, पहला कदम, आखिरी कदम, असरदार कदम और साहसी कदम, छोटे कदम आदि। ऐसे कदमों का कोई अंत नहीं है। कदम दर कदम चलते रहते और कब उनका दम निकल बेदम होकर ये निरीह हो जाते हैं और हम ठगे से रह जाते हैं। एक कविता के बोल हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। यही उसूल होना चाहिए जीवन में। बढ़ते कदमों का बहुत महत्व है। निराशा या डर में ही अपने कदम पीछे करना मजबूरी हो सकती है या कोई नई खुराफात ही हो। कदमों का चलना जागरूकता का संदेश देता है। जाग कर रुक जाना ही जागरूकता है क्या?